अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ नैब की जाली ट्रस्ट डीड से मुतालिक अलग से ट्रायल की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार दे दी गई है। एहतसाब अदालत ने आज मरियम नवाज के खिलाफ जाली ट्रस्ट डीड की दरख्वास्त खारिज कर दी, जिसका तहरीरी फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मरियम नवाज के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस में जाली ट्रस्ट डीड पेश करने से मुतालिक केस की समाअत एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने की। समाअत के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस में ट्रस्ट डीड जाली थी। मरियम नवाज ने कहा था कि अदालत का दायरा इख्तियार नहीं, लेकिन ये अदालत का खुसूसी दायरा इख्तियार है। इस दौरान मरियम नवाज ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपको 1 साल का अरसा क्यों लग गया अदालत को ये यकीन याद दिलाने में। नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब देते हुए कहा कि वही बता रहा हूँ। मरियम नवाज ने नैब प्रोसिक्यूटर से कहा कि आपने थोड़ी सी देर कर दी, बस 1 साल। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने जवाब दिया कि देर आए दुरुस्त आए, जिस पर मरियम नवाज के वकील ने कहा कि हर वक्त बंदा दुरुस्त नहीं आता। एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करना नैब का इख्तियार नहीं था, बल्कि ये अदालत के खुसूसी दायरा इख्तियार में आता है और दरख्वास्त दायर करने की 30 दिन की कानूनी मुद्दत भी ख़त्म हो चुकी है। लिहाजा नैब की दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया जाए। एहतसाब अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मरियम नवाज के खिलाफ नैब की जानिब से दायर जाली ट्रस्ट डीड रेफरेंस की दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत के बाहर कुछ सियासी बातें भी हुई, कुछ कारकुनों की गिरफ्तारियों की खबरें भी सामने आई। मरियम नवाज ने पेशी के मौके पर एहतजाज रिकॉर्ड करने के लिए सियाह रंग का लिबास भी पहन रखा था, जिस पर लिखा था कि नवाज शरीफ को रिहा करो। जबकि समाअत के बाद जज अरशद मलिक की वीडियो का जिक्र भी होता रहा, मजीद सबूत लाने के इशारे भी दिए गए। आज मरियम नवाज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नैब को 1 साल बाद ट्रस्ट डीड का मुकदमा भी याद आ गया। वीडियो रिलीज होने के बाद उनकी याददाश्त अचानक वापस आई है। इसी तरह नैब की भी वीडियो रिलीज होने के बाद 1 साल बाद उनको याद आया है कि मरियम नवाज की कोई ट्रस्ट डीड थी, उस पर मुकदमा बन सकता था। तो भाई 3 महीने जो मैं बेगुनाह फिर कैद काट के आई हूँ, वो 3 महीने मुझे अदालत वापस कर दे। वो जो मेरी वालदा के साथ में बीमार वालदा के साथ नहीं रह सकी, वो लम्हात मुझे वापस कर दें। और या तो कहें कि पहली सजा गलत थी, अब दोबारा देना चाहते हैं, या माने कि एक ही मुकदमे में 2 दफा सजा देना चाहते हैं, या माने कि इस मुकदमे में सजा नहीं, ये वीडियो दिखाने की सजा मुझे दी जा रही है। सिर्फ यही नहीं, जब मरियम नवाज से किसी किस्म की बातचीत से मुतालिक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस किस्म की बातचीत के लिए कुर्बानियां देना पड़ती हैं जो हम नहीं दे सकते। आपसे किसी ने राब्ता किया है, कुछ बताएंगे किसने राब्ता किया? देखिए, वो जो राब्ते होते हैं ना, उसमें जो चीज़ मांगी जाती है ना, वो मियाँ साहब दे सकते हैं ना मैं दे सकती हूँ। उसमें ये सिलेक्टेड आज़म की तरह अपनी असूलों की कुर्बानी देनी पड़ती है, अवाम की पीठ में छुरा घोंपना पड़ता है, जमहूरियत की पीठ में छुरा घोंपना पड़ता है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ ये होते हैं ना कि आपके मिनिस्टर यूँ निकल जाते हैं और आप उनका मुंह देखते रह जाते हैं। एक दिन 24 घंटे आपका मिनिस्टर नहीं टिकता और उसको निकाल दिया जाता है और आप मुंह देखते रहते हैं। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ फिर आपको करने पड़ते हैं ना। हुकूमत में सिर्फ आप होते हैं, चला कोई और रहा होता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ भाई हमसे नहीं हो सकते। अब अहम बात यह है कि मरियम नवाज ने इस मामले पर तबसरा करते हुए कहा कि आपके वजीरों को एक दिन में हटा दिया जाता है, आप मुंह देखते रह जाते हैं। साथ में कहा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं उसूलों की जो हम नहीं कर सकते। जब खुद उनके बराबर खड़े थे साबिक वजीर इत्तलात परवेज़ रशीद, जिन्हें नवाज शरीफ के दौर में ओहदे से हटा दिया गया था। और मरियम नवाज अपने एक इंटरव्यू में ये तस्लीम कर चुकी हैं कि नवाज शरीफ ने जो समझौते किए वो उन्हें नहीं करने चाहिए थे। एक तरफ आप फरमाती हैं कि वो नज़रियाती शख्स हैं, लेकिन आप ये भी कहती हैं कि पिछले 4.5 साल में उन्होंने बड़े समझौते किए जो उन्हें नहीं करने चाहिए। तो नज़रियाती आदमी समझौते तो कभी नहीं करता। मेरे ख्याल में वो समझौते उनको नहीं करने चाहिए थे। उन समझौतों को उनकी कमज़ोरी के तौर पे लिया गया और उन समझौतों की वजह से एक तासुर डेवलप हो गया। मियाँ साहब की जो हुब्बुल वतनी है, मियाँ साहब की जो सैक्रिफाइस करने की स्पिरिट है, उसको उन्होंने उनकी कमज़ोरी के तौर पे लिया। और आई थिंक ही शुड हैव पुट हिज फुट डाउन। और उसमें उस कमज़ोरी को उन्होंने मियाँ साहब को फर्दर टाइटन करने के लिए इस्तेमाल किया, जो कि मैं समझती हूँ उनको ये सैक्रिफाइसेस या तो असूल पे समझौता नहीं करना चाहिए।
खुद कह रही थी कि उसूलों पर समझौता नहीं करना चाहिए था और अब कह रही हैं कि आइंदा मैं समझौता नहीं करूंगी। आज इस मामले के अलावा जज की वीडियो पर भी तबसरे होते रहे। मरियम नवाज का कहना था कि जज के बयान हल्फी के जवाब और सबूत उनके पास मौजूद हैं, वो सही वक्त पर उनसे पर्दा उठाएंगी। किसी ने वर्गला के उनको कहा कि मुझे अपने घर बुला लो, तो वो वर्गलाए गए, वो उनके घर चले गए। किसी ने उनको कहा कि मुझे आपके घर का रास्ता नहीं आता, तो वो वर्गलाए गए और अपनी सब्ज नंबर प्लेट वाली गाड़ी उसको भेजी और कहा कि आ जाओ मेरे घर आके मुझे वर्गलाओ। अपने घर बुला बुला के कह रहे हैं कि प्लीज मुझे ब्लैकमेल करो ना। तो अगर कहानी गढ़नी थी तो कोई ऐसी कहानी घड़ते जिसको सुन के लोगों को हंसी ना आती। जो जज से गलती हुई है उसकी सजा बेगुनाह नवाज शरीफ क्यों भुगते? और अगर आपने जज को मुअत्तल कर दिया है, उनको रिपैट्रिएट कर दिया, वो और बात है कि वो रिपैट्रिएट नहीं हुए, वो अभी यहाँ इस्लामाबाद में बैठ के इंटीरियर मिनिस्ट्री के साथ मिल के ये एफिडेविट्स वगैरह बना रहे हैं। तो अभी वो उनको ये पता नहीं है कि मेरे पास उनके एफिडेविट्स के भी जवाब हैं और वो सबूत है मेरे पास। वो कभी मुझे जब ज़रूरत पड़ी तो वो भी मैं बताऊंगी। तो मैं आला अदलिया से ये गुजारिश करती हूँ कि ये जो धब्बा लगा है अदलिया के ऊपर, इसको धोएं, अदलिया की साख को बहाल करें। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि मजीद वीडियोस कब सामने आएंगी तो उनका कहना था कि इंसाफ से मायूस हो गई तो वो कुछ भी करना पड़ेगा जो मैं नहीं करना चाहती। उन शख्सियात के नाम आप कब ला रही हो, वो वीडियो कब ला रही हो? देखिए, मैं न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग नून की मेंबर हूँ, मैं इस मुल्क की एक बहुत जिम्मेदार शहरी हूँ। मेरा किसी भी इदारे से ना कोई कॉन्फ्रंटेशन का इरादा है, ना मैं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अपने जो डिमांड है उसको मैं महदूद कर रही हूँ। जो वीडियो सबूत मैं दिखा चुकी हूँ उसको मैं चाहती हूँ कि नवाज शरीफ को बेगुनाही के साबित हो जाने के बावजूद अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अब मुझे कहीं से इंसाफ नहीं मिलेगा ना, जब मैं बिल्कुल ना उम्मीद हो जाऊंगी तो फिर मुझे अगर दीवार के साथ लगाएंगे तो जो मुझे नहीं भी करना वो भी मुझे करना पड़ेगा। मैडम, जब से आवाम के सामने लाना पड़ेगा। मैडम, ये वीडियो लीक करके गलती हुई है। मुझे बस ये आ रहा है कि ये वीडियो मुझे पहले रिलीज करनी चाहिए। बार बार मजीद वीडियो सामने लाने की बातें हो रही हैं। जो पहले की वीडियो है मरियम नवाज का, उस पर मौक़िफ़ है कि अगर किसी को लगता है कि वो टेम्पर्ड है तो उसका फोरेंसिक करा लिया जाए। जबकि ये सारा मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है, जिसकी अगली समाअत 23 जुलाई को होगी। देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या तरीक़ाकार तय करती है और ये मामला कहाँ तक जाता है। लेकिन जाली ट्रस्ट डीड पर मरियम नवाज के खिलाफ जो नैब की दरख्वास्त आज नाकाबिल समाअत करार दी गई है, उसकी क्या वजूहात थी, इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। साबिक जज शाखावर साहब और नैब के साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर इमरान शफीक हमारे साथ एक दफ़ा फिर मौजूद हैं। शाखावर साहब, इमरान शफीक बहुत शुक्रिया। शाखावर साहब, आपने और इमरान शफीक आपने भी कहा था कि मेंटेनेबल ही नहीं है, डबल जेपर्डी का मामला भी है और 30 दिन के अंदर नैब को जाना चाहिए था। ये इतने अरसे बाद इनको ख्याल आया है, ये नहीं हो पाएगी मेंटेन, और यही जज साहब का भी वर्डिक्ट सामने आया है। मगर ज़ाहिर नून लीग नैब पे तो तनकीद करती है, जज साहब भी तनकीद कर रही है। आप समझते हैं कि ये पहले ही कह देना चाहिए था मेंटेनेबल नहीं है, या दुरुस्त किया कि नैब ने पहले दरख्वास्त दी, फिर उन्होंने मरियम नवाज को बुलाया और उसके बाद इसको का फैसला दिया कि ये मेंटेनेबल नहीं है और नैब की सारी जिम्मेदारी है क्योंकि उनको पता था कि नहीं हो पाएगी, उसके बावजूद मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन उन्होंने ये किया। जैसे कि आपने उस दिन भी जिक्र किया था कि दफ़ा 30 जो है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 की ये बात कहती है कि अगर किसी भी मुकदमे की समाअत के दौरान जो कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में हुआ हो और उसमें किसी गवाह ने या किसी एक्सपर्ट ने, इवन प्रोसिक्यूटर ने या किसी ने भी कोई झूठी शहादत दी है या उन्होंने जाली दस्तावेज़ पेश की है और वो साबित हो गई है कि वो जाली है, तो उस मुकदमा की समाअत मुकम्मल होने के पास फ़ैसला करने के फ़ौरन बाद फाजल जज को ये इख्तियार हासिल है कि वो उस पर जिस मुलज़म के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ाम है उसके ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई जो है सरसरी समाअत उसकी शुरू कर सकती है। दूसरा उसमें जो चीज़ें हैं कि एक तो जज साहब ख़ुद अपने तौर पे ये कर सकते हैं जब जैसे ही उन्होंने मुकदमा अनाउंस कर दिया। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है वो ये है कि जब उस मुकदमा के ख़िलाफ़ जो असल मुल्ज़मान है उन्होंने अपील फ़ाइल की हो और अपील का फ़ैसला हो गया हो, तो उस सूरत में ये दूसरी स्टेज है कि अदालत फिर भी अपने तौर पर ये ऐसी कार्रवाई शुरू कर सकती है। तीसरी सूरत में ये है कि समाअत कंप्लीट होने के 30 दिन के अंदर अंदर अगर वो मुल्ज़म ये समझता है कि प्रोसिक्यूशन की तरफ से ऐसी जालसाजी हुई है या फॉल्स एविडेंस आई है या प्रोसिक्यूशन की तरफ से ऐसी दरख्वास्त आती है, तो उसकी 30 है वो मियाद मुकर्रर है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर करनी है। तो इसलिए ये जो दरख्वास्त आई थी ये नैब की तरफ से आई थी, प्रोसिक्यूशन की तरफ से आई थी, और वो यकीनी तौर पे 30 दिन के अंदर अंदर तो नहीं थी, वो तो बहुत
होपलेसली टाइम बार्ड थी दरख्वास्त। और दूसरी बात ये भी थी कि उस वक्त एडमिटेडली ये जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ जो फैसले हुए थे उनकी अपीलें भी अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग हैं और उनका भी अब फैसला नहीं हुआ। आज की जो दरख्वास्त खारिज की है मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने, वो इन्हीं दो बुनियादों के ऊपर की है कि एक तो उनकी अपील अभी फैसला शुदा नहीं है और दूसरा आपने इसको लिमिटेशन से बियॉन्ड जो है वो आपने दाखिल की है। तीसरे जो आपने जो सवाल किया था वो ये था कि क्या जज साहब को पहली पेशी पे ही इसको खारिज कर देना चाहिए था, तो शायद मेरा ख्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि जब जैसे भी कोई दरख्वास्त प्रोसिक्यूशन की तरफ से ऐसे आती है तो उसमें जिसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी गई हो उसको नोटिस करना ज़रूरी होता है। और आज भी ये हुआ कि आज नोटिस के पहले दिन ही जब मुअज़्ज़ज़ अदालत इस बात पे मुतमईन हो गई कि वो जो लवाज़मात हैं ये कार्रवाई करने के वो पूरे नहीं हो रहे, तो उन्होंने आज पहले दिन ही वो दरख्वास्त उनकी खारिज कर। इमरान शफीक, आप भी बताइएगा, यानी कि जज साहब ने तो जब दरख्वास्त आई तो जो उन्होंने करना था कानूनी तौर पर किया, उसके बाद वो मेंटेनेबल नहीं थी, फैसला दे दिया, तो नैब की बुनियादी जिम्मेदारी थी, तनकीद अगर बनती है तो वो नैब ही पर बनती है। देखिए खानदान साहब, इसमें पहले मरहले पर तो नैब को देखना चाहिए था कि हमें ये दरख्वास्त अदालत में फ़ाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और कानूनी माहिरीन के नैब का इस पर गौर करना चाहिए था। दूसरे मरहले पर जब अदालत के सामने ये दरख्वास्त आई थी तो अदालत भी इसको देख सकती थी कि ये दरख्वास्त मेंटेनेबल है कि नहीं है। लेकिन खदार साहब, इसमें ऐसे भी होता है कि बाज़ औक़ात जजेस नोटिस कर देते हैं ताकि दोनों पार्टियों को सुनकर भी किसी चीज़ का फ़ैसला कर दिया जाए और बेहतर असिस्टेंस हासिल हो सके। तो अगर कानून को पहले भी देख लिया जाए तो वो भी जज की डिस्क्रिशन है, और महज नोटिस दे देने से कोई ऐसी कबाहत नहीं होती। अगर अदालत उसको सुन के फैसला करना चाहे किसी को नोटिस दे के, तो वो भी कर सकती। और शाखावर साहब, फिर नैब के जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, क्योंकि आप खुद स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब रहे, आप जज हैं, कानून को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो प्रोसिक्यूटर्स को अच्छे से पता तो होता ही होगा कि जी ये टाइम बार्ड हो गई है, 30 दिन के अंदर हमें करना था, ये 1 साल बाद हम कर रहे हैं, तो इसका क्या फैसला आएगा। उसके बावजूद जैसे ही मरीम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बाद में नैब फौरन चला जाए एक पटिशन लेकर कि जो इन्होंने तो जाली ट्रस्ट डीड दी थी और वो मेंटेनेबल नहीं हो पाएगी, ये बात पहले से भी पता हो, तो फिर ये जो इल्ज़ाम लगता है नैब पर कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, सियासी तौर पर मोटिवेटेड हैं, उस इल्ज़ाम को तक़वियत नहीं मिलती है इस किस्म के इक़दाम से। देखिए, बिल्कुल वो वक्त ऐसा था कि उससे एक दिन पहले जो है मरियम नवाज साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगले दिन नैब ने ये दरख्वास्त दे दी जो मेंटेनेबल भी नहीं थी, बज़ाहिर भी नहीं थी। तो देखिए, ऐसी जो भी दरख्वास्तें होती हैं, ये कोई सिर्फ प्रोसिक्यूटर नहीं होता कि जो दरख्वास्त लिख के दे देता है, अदालत में जमा करा देता है। इसके पीछे बाकायदा इसका एग्जीक्यूटिव बोर्ड में इजलास में ये, जिसमें डायरेक्टर जनरल, डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल, बाकी जो मुतलका इन्वेस्टिगेशन के लोग वो बैठते हैं, वो जब तक उसकी मंजूरी नहीं देते तो ऐसी दरख्वास्त प्रोसिक्यूटर नहीं लिख सकता। तो मेरे लिए हैरत की बात है कि जब ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये दरख्वास्त के बारे में फ़ैसला हुआ होगा तो क्या उसमें सेक्शन 30 के जो लवाजमात थे उससे क्या कतई नज़र हो गया था या उनसे सहवन ऐसा हो गया था, मुझे ऐसा लग नहीं रहा। मैं ये समझता हूँ कि वो इंतहाई जल्दबाजी में यह दरख्वास्त दी गई थी जिसका नतीजा आपके सामने आज निकला। और इंतहाई जल्दबाजी में अगर ये दी गई है तो चेयरमैन नैब को उनके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इल्म में लाए बगैर प्रोसिक्यूटर अपने तय ये नहीं कर सकता। ये जल्दबाजी में हुआ है सब और प्रोसिक्यूटर से कराया गया है नैब चेयरमैन की तरफ से। जी खान साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये दरख्वास्त ऐसी नहीं है कि जो एक मुतफर्रिक दरख्वास्त नहीं है कि जो कि प्रोसिक्यूटर किसी भी लम्हे के ऊपर लिख के अदालत में दे सकता है। इसका फ़ैसला बाकायदा एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग में ही हो सकता है और वो यकीनी तौर पे, हमें तो रिकॉर्ड नहीं पता उनका, लेकिन ये इसमें दूसरी राय नहीं हो सकती कि ये दरख्वास्त एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से लिखी गई। बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब इस हवाले से सवालात उठा रहे हैं और बार बार चेयरमैन नैब के ऊपर जब से उनकी वो वीडियो आई है, मुबैना वीडियो, सवाल उठ रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। अब ये एक और फैसला सामने नजर आ रहा है जिसमें कानूनी तौर पर गुंजाइश नहीं थी। हम इमरान शफीक साहब से भी इस हवाले से पूछना। इमरान शफीक, आप समझते हैं, क्योंकि आप भी नैब के प्रोसिक्यूटर खुद रहे हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर, कि अब खुद भी ये फैसला हो सकता है या फिर वाकई एग्जीक्यूटिव बोर्ड चेयरमैन नैब की मर्जी के बगैर ये काम हो नहीं सकता था और प्रोसिक्यूटर को पता होगा कि ये मेंटेनेबल नहीं है, मगर मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन ये काम करना जो वो सवालात उठाता है? देखिए, नैब का प्रोसेस तो ये है कि जब कोई दरख्वास्त फाइल की जाती है तो वो नीचे से लेकर जब इनिशिएट की जाती है
तो वो हर जगह डिस्कस की जाती है, हर फोरम पर उसका जायज़ा लिया जाता है। उस जायज़ा लेने के बाद अप्रूवल होती है, और जब चेयरमैन साहब इसकी प्रोसिक्यूटर जनरल और चेयरमैन जब उसकी अप्रूवल कर देते हैं तो उसके बाद वो अदालत में दरख्वास्त फाइल की जाती है। उसके अलावा कोई खुद से कोई प्रोसिक्यूटर जो है वो ऐसा करने की जरूरत नहीं कर सकता। नैब का एक पूरा मेकनिज़म है, उस पूरे मेकनिज़म को फॉलो करने के बाद ये दरख्वास्त फाइल होती है। खानज़ादा साहब, इसमें एक और वजह भी है शायद जिसकी वजह से ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई है अदालत में, दफ़ा 30 के तहत जो ये दरख्वास्त दी गई है, क्योंकि आप अगर देखें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत हुई है, उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले में, ज़मानत में, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस वक्त के मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब और के बेंच ने ये फ़ैसला सुनाया है, उस फैसले में मरीम नवाज़ साहिबा के वकला ने एक सवाल उठाया और उन्होंने ये कहा उस अदालत के सामने, उनका मौक़िफ़ ये था कि नैब मरीम नवाज़ साहिबा को जो अदालत मोअज़्ज़ज़ जज साहब ने सज़ा दी है, वो सज़ा 7 साल की और 2 मिलियन पाउंड जो उनको जुर्माना किया गया है, वो सज़ा गैर कानूनी है, इसलिए कि मरीम नवाज़ साहिबा को सेक्शन 9A12 के तहत सज़ा देने का अदालत को इख्तियार नहीं था, बल्कि अगर अदालत इसको ट्रायल करना चाहती थी तो इसका अलग से सेक्शन 30 के तहत ट्रायल होना चाहिए था, क्योंकि जो जाली ट्रस्ट डीड है वो उसका मामला जो है वो जाली दस्तावेज़ के मामले के तौर पर आता है, और जाली दस्तावेज़ अगर अदालत के सामने पेश की जाए तो वो उसके लिए कॉग्निजेंस अदालत के सामने अगर कोई दरख्वास्त आ सकती है या कॉग्निजेंस अदालत ले सकती है तो वो एट द टाइम ऑफ द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल जजमेंट ले सकती है। और यही एक चार्ज भी फ्रेम हुआ था जो कि जनवरी 2018 में मोअज़्ज़ज़ अदालत ने, बशीर साहब की अदालत ने उस चार्ज को ख़त्म कर दिया, और उसके अगेंस्ट नैब ने एक रिट पिटिशन भी फाइल की हाई कोर्ट में, और वो रिट पिटिशन नैब ने विड्रॉ कर ली ताकि मुनासिब वक्त पर हम इसको फाइल करेंगे। बहरहाल वो मुनासिब वक्त तो ट्रायल के दौरान तक का था, और ट्रायल जब हो गया, मुकम्मल हो गया, उसके बाद चूँकि इस केस में कोई अपील भी फाइल नहीं हुई, तो बहरहाल अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो बुनियादी पॉइंट है खानज़ादा साहब वो ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा को सज़ा जो है वो दफ़ा 30 का इतलाक़ करके दी जानी चाहिए थी, या 9A12 के तहत जो सज़ा दी गई है 7 साल की और जुर्माने के साथ, वो ठीक दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब मरीम नवाज़ साहिबा की ज़मानत को सस्पेंड किया है तो उसमें अदालत का जो प्रेमा फशाई व्यू आया है, अदालत ने कहा है कि अभी हम इस पर गौर करेंगे, जब अपील की मेन अपील की समाअत होगी उस वक्त इस पर गौर किया जाएगा और राय दी जाएगी, लेकिन अभी टेंटेटिव व्यू जो अदालत का है वो ये है कि दफ़ा 30 के तहत इसकी कार्रवाई अगर अदालत एहतसाब अदालत करती तो उसको देखा जाएगा। अब नैब ने इस पॉइंट को कवर करने के लिए गालबन ये दफ़ा 30 की दरख्वास्त जो है वो अदालत के सामने फ़ाइल की, लेकिन अब इशू ये पैदा हो गया है कि वो दफ़ा 30 की जो दरख्वास्त अभी फ़ाइल की गई है उसका 1 साल का टाइम गुजर गया है। अब 1 साल का टाइम गुजर जाने के बाद ये दरख्वास्त तो 30 दिन के अंदर दी जाती थी, मैक्सिमम दी जा सकती थी, वो टाइम गुजर गया। अब वो मियाद का जो कानून है उसके तहत ये टाइम बार्ड हो चुकी हुई है, ज़ायदुल मियाद है ये दरख्वास्त। अब एक नई सिचुएशन हो सकती है कि नैब इसके ख़िलाफ़ अपील करे, और अपील करके जो आज इनका दरख्वास्त डिसमिस हुई है और वो अपील करके जो है वो हाई कोर्ट में आए इस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ कि दफ़ा 30 के तहत जज साहब ने कार्रवाई नहीं की। लेकिन अगर नैब ऐसा करेगा तो फिर एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो जाएगी, और वो सूरत हाल ये होगी इस केस में कि एक तरफ तो नैब का कहना ये है कि 9A12 के तहत एआनत जुर्म के जो सज़ा मरीम नवाज़ साहिबा को 7 साल दी गई है और 7 उनको जुर्माना भी किया गया है वो ठीक है, और दूसरी तरफ नैब जब ये कहेगा कि वही बुनियाद, वही नुक्ता जिस पर एहतसाब अदालत ने सजा दी ट्रस्ट डीड, उसको ट्रायल करना चाहिए था अदालत को दफ़ा 30 के तहत, तो ये एक मौक़िफ़ मुतज़ाद हो जाएगा और नैब अपने मौक़िफ़ से हट जाएगा और एक मुतज़ाद मौक़िफ़ इख्तियार करेगा, और इसका फ़ायदा अल्टीमेटली जो है वो मरीम नवाज़ को मिलेगा। अभी भी सूरत हाल ऐसी है कि आज जो दरख्वास्त डिसमिस हुई है उसका अगर कोई भी पार्टी दोनों फ्रीकैन में से इवन अगर इसी की अटेस्टेड कॉपी लेके और मरीम नवाज़ के वकला भी नैब के इस मौक़िफ़ को अगर हाई कोर्ट में इस ऑर्डर को आज वाले और साथ जो एप्लीकेशन फाइल की गई थी नैब की तरफ से, वो एप्लीकेशन जो है वो अपीलें जहाँ ज़ेर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन अपीलों के साथ इसको मुंसलिक करते हैं, तो वो अदालत के सामने ये पॉइंट एजिटेट कर सकते हैं और अदालत को ये कह सकते हैं कि देखिए हम जो बात कह रहे थे कि दफ़ा 30 के तहत ट्रायल होना चाहिए था मरीम नवाज़ का,
उस पोजीशन को तो नैब ने ये दरख्वास्त देकर खुद एडमिट किया है, अगरचे ये दरख्वास्त खारिज हो चुकी है ज़ायदुल मियाद होने की हैसियत से, लेकिन चूंकि हमारा मौक़िफ़ तो नैब भी यही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। अब ये एक ऐसी सूरत हाल है जो इस ऑर्डर के आने के बाद नैब को इसका बहरहाल हाई कोर्ट में जब अपीलों की समाअत होगी तो इस दरख्वास्त के कंसिक्वेंसेस का और इसके जो होने वाले नताइज हैं वो यहाँ रुकने वाले नहीं है, वो दूर हस्ते हैं, उसका सामना करना पड़ेगा। इमरान शफी के सवाल से बात कर रहे थे, खुद साबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो जल्दबाजी की मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चेयरमैन नैब ने, उसके बाद नैब एक नई कानूनी बहस में भी पड़ सकता है और जिसकी वजह से मरीम नवाज़ उसका फ़ायदा उठा सकती हैं। देखते हैं आगे जाके मामला क्या होता है। अपोजिशन की दोनों बड़ी जमातें इस वक्त नैब के निशाने पर हैं, उनके कायदीन और रहनुमाओं के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, रेफरेंसेस दायर किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ नून लीग के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक्कान अब्बासी को LNG केस में नैब ने गिरफ्तार किया था और आज नैब ने पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी के खिलाफ पहला बाज़ाब्ता रेफरेंस इस्लामाबाद की इंसाफ अदालत में दायर कर दिया है। ये रेफरेंस पाक लेन केस में दायर किया गया है जिसमें आसिफ जरदारी की गिरफ्तारी 1 जुलाई को डाली गई थी और 3 जुलाई को उनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी गई थी, जबकि जाली अकाउंट्स केस में वो पहले ही गिरफ्तार थे। जाली अकाउंट्स के मरकजी केस के बाद ये दूसरा केस है जिसमें आसिफ जरदारी को नैब ने गिरफ्तार किया, लेकिन नैब का ये पहला रेफरेंस है जिसमें आसिफ जरदारी को मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया है और इसके साथ जाली अकाउंट्स के तमाम मुल्जिमान और कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया है। नैब ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने पाक लेन कंपनी के जरिए इस्लामाबाद और पंजाब की हुदूद में 118 एकड़ इराजी जिसकी मालियत अरबों रुपए है गैर कानूनी तौर पर हासिल की। नैब ज़राए के मुताबिक इस रेफरेंस में आसिफ जरदारी के साथ जिन अफराद और कंपनियों को नामजद किया गया है इनमें इकबाल मेमन, मोहम्मद यूनुस कुडवावी, हुसैन लवाई, अब्दुल गनी मजीद, असलम मसूद, अनवर मजीद, तलहा रजा, फारूक अब्दुल्ला समेत दीगर लोग शामिल हैं। जबकि जिन कंपनियों को नामजद किया गया है उनमें पाक लेन स्टेटस प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी पर पर्थेनॉन प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। नैब पाक लेन केस में नैब आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को तहकीकात के लिए तलब करता रहा और उन्होंने नैब के सवालों के जवाब अप्रैल में दिए थे। नैब ज़राए के मुताबिक पाक लेन कंपनी में आसिफ जरदारी के साथ बिलावल भुट्टो भी शेख, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि 3 जुलाई को नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाक लेन केस में बिलावल भुट्टो को क्लीन चिट मगर आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की मंजूरी दी गई थी। अब अहम बात यह भी है कि आसिफ जरदारी ने 26 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी जमानत की जो 3 दरख्वास्तें वापस ली थी उनमें पाक लेन केस भी शामिल था। इस मामले की मजीद तफसीलात जानते हैं जाली अकाउंट्स केस को तफसील से कवर करने वाले नुमाइंदा जियो न्यूज़ जाहिद गिशकोरी से। जाहिद बहुत शुक्रिया। जाहिद क्या तफसीलात हैं इस मामले की मजीद? शाहजेब, आज पार्क लेन केस एक अहम जोन में दाखिल हुआ है क्योंकि पहली दफ़ा जो फेक अकाउंट्स का मेन केस था, स्कैम था, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की एक प्राइवेट कंपनी को इन्वेस्टिगेशन के साथ जोड़ दिया गया है जाली अकाउंट्स केस की। ये केस इसलिए बहुत अहम है कि तमाम जो मरकज़ी किरदार थे लोग, उनमें से 14 ऐसे हैं और 3 कंपनीज इस इन्वेस्टिगेशन का इसको हिस्सा बना दिया गया है, इस रेफरेंस में शामिल कर लिया गया है। और पार्क लेन का केस जाली अकाउंट्स केस से इसकी मुख्तलिफ नौइयत की पहले ही इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी थी मई 2018 से। ये केस इसलिए अहम है क्योंकि पहली दफ़ा इस केस में 900 कनाल के रकबे का मामला है जो कि पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़मीन थी। उसको 2012 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नैब ज़राए का ये कहना है, आसिफ अली जरदारी उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे, उन पर यह इल्ज़ाम है कि 900 कनाल का रकबा जो है पंजाब हुकूमत का उसको गैर कानूनी तौर पर इस्लामाबाद की जूरिसडिक्शन में शामिल किया गया, जिसमें CDA के कुछ अफसरान शामिल थे, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है इस वक्त। और ये अरबों रुपए की ज़मीन है जिसकी इन्वेस्टिगेशन नैब ने शुरू की थी। 3 बार बिलावल भुट्टो जरदारी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इसमें बुलाया गया था। उसकी वजह यह है कि पार्क लेन कंपनी में इन दोनों बाप बेटे के 50% शेयर्स हैं, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे। इसके अलावा 2 अहम लोग जो इस वक्त मुल्क से भागे हुए हैं वो मरकज़ी किरदार हैं फेक अकाउंट्स केस में और पार्क लेन में, जिसमें यूनिस कोदवावी और इकबाल मेमन हैं, ये मुल्क से बाहर हैं। इसके अलावा एक अहम बात यह है कि ये पहला ऐसा 5वां रेफरेंस है जिसमें साबिक सदर को उसमें बराह रास्त मरकज़ी मुल्ज़िम, और इसकी इन्वेस्टिगेशन का जो स्टेज है वो ये है कि ज़मीन जो पार्क लेन की एक कंपनी थी ये इनके शेयर होल्डर हैं और इसके अलावा उनको 8 मुख्तलिफ
नौयत की इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरीज का सामना है साबिक सदर को। तो कुल मिला के 5 रेफरेंसेस फेक अकाउंट्स में अब तक नैब फाइल कर चुका है। और इम्पॉर्टेंट मालूमात ये हैं कि इस स्टेज पे साबिक सदर के बेटे बिलावल भुट्टो जरदारी को क्लीन चिट दी गई है, लेकिन नैब ज़राए का ये कहना है क्योंकि वो पार्क लेन के शेयर होल्डर हैं और पार्क लेन 17 एक्यूज में से एक कंपनी है, उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर किसी स्टेज पे ये नैब को महसूस होता है या उनके पास ऐसे एविडेंसेस आते हैं जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी का झैली रेफरेंस की शक्ल में नाम दिया जा सकता है। जी बहुत शुक्रिया मुझको इस हवाले से तफसीलात दे रहे थे। पार्क लेन पहला केस है जिसको मरकजी मुलजिम नामजद करते हुए उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया गया है, जबकि इससे पहले जाली अकाउंट्स केस में होने वाली 8 इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम तो आया, लेकिन नैब की तरफ से अब तक दायर किए गए 4 रेफरेंसेस में आसिफ जरदारी को बराह रास्त मरकजी मुलजिम नामजद नहीं किया गया था। अब ये अहम मामला है कि एक तरफ आसिफ जरदारी के खिलाफ पहला रेफरेंस दायर कर दिया गया है और दूसरी जानिब हुकूमत ने जाली अकाउंट्स केस में सामने आने वाली बेनामी जायदादों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने 32 कंपनियों और उनकी जायदादों की तफसीलात बताई। उनमें शुगर मिल, सीमेंट फैक्ट्रियाँ, ट्रेडिंग, कंस्ट्रक्शन और दीगर कंपनियां शामिल थीं, जबकि इसके अलावा कराची के 3 प्लॉट्स और समिट बैंक के शेयर होल्डर्स बेनामी कंपनियों के नाम भी थे, जिनके बारे में उनका कहना था कि 60 दिन गुजरने के बाद उन्हें जब्त करने का अमल शुरू हो जाएगा। ये मुख्तलिफ कंपनीज़ हैं, 32 के करीब कंपनीज़ हैं और आगे इनके एसेट्स हैं। इसमें कुछ शुगर मिल्स हैं, सीमेंट मिल्स हैं, कंस्ट्रक्शन की कंपनियां हैं और फिर इन्हीं के नामों के ऊपर आगे एसेट्स हैं। कराची की प्रॉपर्टीज़ हैं ये। प्लॉट नंबर 18/2 सिविल लाइंस कराची, प्लॉट नंबर 126 E1 सिविल लाइंस कराची, प्लॉट नंबर 122 ब्लॉक 5 क्लिफ्टन। उसके बाद ठट्टा सीमेंट के शेयर हैं, 22 मिलियन शेयर ये मिफ्ता होल्डिंग के नाम थे, वो भी अटैच कर दिए गए हैं। फिर दूसरे 22 मिलियन एक और कंपनी के नाम ठट्टा सीमेंट के और 7 मिलियन जितने भी शेयर्स जिन कंपनीज के नाम थे वो भी सारे फ्रीज कर दिए गए हैं। समिट बैंक आखिर में आ जाता है जो हम मिस कर गए हैं। समिट बैंक के भी जो शेयर्स हैं जो बेनामी सिराकॉम कंपनी और पार्क व्यू स्टॉक एंड कैपिटल के नाम थे वो भी फ्रीज कर दिए गए हैं, अटैच कर दिए गए हैं अंडर दिस लॉ। और उसके बाद जो 60 दिन गुजरने के बाद इनकी कन्फिस्केशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। शहजाद अकबर के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वफाकी वजीर बराए शिपिंग अली जैदी का कहना था कि उज़ैर बलोच की JIT के मुताबिक आसिफ जरदारी ने बिलावल हाउस के इतराफ जायदादें और सिंध में शुगर मिलें सस्ते दामों हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया था और ये सब बेनामी है। अगर आप लोगों ने उज़ैर बलोच की JIT पढ़ी है, उसमें वो कहता है कि मुझे इस्तेमाल किया गया, आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी ने इस्तेमाल किया लोगों को इन्फ्लुएंस करने, डराने में, ताकि वो बिलावल हाउस के अतराफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं ना वो मैं डरा धमका के वो ख़रीद सकूं सस्ते दामों पे। वो सारी बेनामी हैं। जो शुगर मिल्स हैं वो डरा के लोगों को, शुगर मिल के मालिकान को डरा धमका के शुगर मिल के ऊपर सस्ते दामों में शुगर मिलें ख़रीदी गई। तो ये तमाशा इस मुल्क में होता रहा। अली जैदी ने समिट बैंक को भी बेनामी करार दिया। उनका कहना था कि इस बैंक के अक्सरियती शेयर्स सुरूर इन्वेस्टमेंट के थे, जिसके मालिक ने समिट बैंक से लाताल्लुकी जाहिर कर दी। मैंने अपनी बजट की स्पीच में एक बैंक का नाम लिया था जिसका नाम है समिट बैंक, और मैंने तो ये तक कहा था कि स्पीकर साहब इसके ओनर का नाम बता दें या मुझसे इस्तीफ़ा ले लें। एक साहब हैं जो UAE के रेजिडेंट हैं, नासिर लूता साहब उनका नाम है, और उनकी एक कंपनी है मॉरिशस में रजिस्टर्ड जिसका नाम है सुरूर इन्वेस्टमेंट्स। तो जो मनी लॉन्ड्रिंग होती गई वो शायद वहाँ गई। आरिफ हबीब बैंक और एटलस बैंक को मर्ज करके एक बैंक बना जिसका नाम था समिट बैंक, और समिट बैंक की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग सुरूर इन्वेस्टमेंट्स की थी। लेकिन मज़े की बात यह है, और ये बेनामी कैसे हुआ, नासिर लूता साहब ने एक स्टेटमेंट दे दिया है, एफिडेविट दे दिया है, और वो ये कहते हैं कि ये मेरा नाम इस्तेमाल हुआ गया था और ये बैंक मेरा है ही नहीं। अली जैदी का दावा है कि ये बेनामी जायदादें आसिफ जरदारी की हैं और बेनामी जायदादों से मुतालिक वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर का कहना है कि अगर जाली अकाउंट्स में सामने आने वाली बेनामी कंपनी और जायदादों के असल मालिकान 60 दिन में सामने नहीं आए तो उनके असासी बेनामी एक्ट के तहत जब्त करने का अमल शुरू हो जाएगा, जिसके बाद उन्हें फरोख्त करके रकम खजाने में जमा करा दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं
वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्ज़ाबाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। मुर्ज़ाबाब साहब, नहीं अप्रोच करेंगे ये शुगर मिल, सीमेंट, प्रॉपर्टी, प्लॉट्स, ठट्टा सीमेंट में शेयर्स, मिफ्ता होल्डिंग, सिविल लाइंस के प्लॉट्स, ये सब अगर बेच दें तो बेच दें, अप्रोच कोई नहीं करेगा इन्हें 60 दिन के अंदर? शाजिद साहब, जो भी जरदारी साहब की जायदाद है, जो भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जायदाद है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में डिक्लेयर्ड है। उनके एफबीआर में असासे की डिटेल डिक्लेयर्ड है, उसके ऊपर वो टैक्स हर साल पे करते हैं। ये जो इल्जामात की सियासत तहरीक इंसाफ कर रही है, वो सियासत करती रहे। मैं समझता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ये चीज़ साबित नहीं होती कि बेनामी जायदाद किसी शख्स की है या किसी बंदे की है। मैं आज इल्ज़ाम लगा सकता हूँ कि आपका टीवी चैनल जो है वो आपका नहीं, वो मेरा है। आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि मेरी गाड़ी मेरी नहीं है, वो आपकी है। इसको साबित करना पड़ता है। मैं समझता हूँ जो वुज़रा ये बड़े बड़े दावे करते हैं, मैं समझता हूँ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि माजी में जो वो ये कह रहे हैं ना कि 60 दिन के अंदर कोई आए। अब फॉर एग्जांपल आप जब इल्ज़ाम लगाएंगे कि चैनल आपका है, तो चैनल के मालिकान डॉक्यूमेंट्स लेकर आपके पास आएंगे कि नहीं भाई हमारा है, मैं अपनी गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स लेके आऊँगा आपके पास कि मेरी है। तो ये जो जायदादें उन्होंने बताई हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स लेके कोई जाएगा इनके पास कि नहीं भाई ये हमारी है, या नहीं जाएगा, वरना नीलाम हो जाएंगी? आपने कहा शाजिद साहब, ठट्टा सीमेंट जो है एक पब्लिक लिमिटेड लिस्टेड कंपनी है स्टॉक एक्सचेंज पे। उसके जो शेयर होल्डर हैं उसकी तमाम डिटेल्स एफसीपी के पास मौजूद हैं। जिस किसी की शेयर होल्डिंग है वो कोर्ट जाएगा। जैसे वो समिट बैंक की बात कर रहे हैं, जो भी कंपनी उसकी शेयर होल्डर है, इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान। जो भी उसका शेयर होल्डर है जिसके बाद ये कह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, वो जाएगा कोर्ट। ये कह देना कि ये प्रॉपर्टी फला शख्स की है, ये बेनामी है, मैं समझता हूँ बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी शवाहिद के, ये जरा अनरीजनेबल बात है। इसी तरह के रेफरेंसेस माजी में 14-15 बन चुके थे जरदारी साहब के खिलाफ, लेकिन बड़े बड़े दावे किए थे उस जमाने की हुकूमतों ने, लेकिन जुर्म या बेनामी जायदाद कोई साबित हो नहीं पाई। तो मैं समझता हूँ अगर हमारी हुकूमत दावे करने से पहले अगर जुर्म को साबित करना शुरू कर दे किसी मुअज़्ज़िज़ अदालत में, तो मैं समझता हूँ उसके वुज़रा की क्रेडिबिलिटी ज्यादा होगी। यानी आप ये कह रहे हैं ये जो इन्होंने जायदादें बताई हैं और ये तासुर दिया कि जरदारी साहब की बेनामी हो सकती हैं, तो उनकी वही जायदादें हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में अपने असासे दिखाए, और बिलावल भुट्टो की भी वही हैं। अगर उन्हें ये लगता है कि ये उनकी बेनामी है तो कर दें नीलाम, वरना इनके मालिकान जो होंगे वो सामने आ जाएंगे, नहीं है उनकी। कानूनी तरीका वो यही है कि अगर कोई शख्स कहता है ये बेनामी है, उसको साबित करना पड़ता है। नेचुरली कोई ना कोई प्रॉपर्टी हवा में तो एग्जिस्ट नहीं करती, उसका कोई ना कोई शख्स होता है जो कि उसकी मिल्कियत शो करता है। तो अगर वो किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, ये प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, मिसाल के तौर पे अगर मैं इल्जाम लगाता हूँ ये शाहजेब खानजादा की प्रॉपर्टी नहीं है, तो शाहजेब खानजादा के पास पूरा हक होगा ये साबित करने के लिए कि जी ये प्रॉपर्टी एक्चुअली मेरी थी। तो अगर वो कहते हैं कि ठट्टा सीमेंट के शेयर्स वो जरदारी साहब के हैं, वो फला कंपनी के नहीं है, तो नेचुरली वो जो कंपनियों की वो सामने आएगी। अगर वो समिट बैंक के बारे में बात करते हैं तो अगेन जिसके नाम वो शेयर दें वो बिल्कुल सामने आएंगे। मगर दूध का दूध पानी का पानी दुरुस्त है, क्योंकि आपने सिंप्लीफाई करके मेरे ऊपर मिसाल दी ना, तो जब मैं अगर ये क्लेम करूंगा कि मेरी प्रॉपर्टी है तो मुझसे फिर हुकूमत आके ये पूछेगी कि भाई आपने खरीदी कैसे थी। मगर अगर मैं निकला कोई ठेले वाला या मैं निकला कोई चौकीदार जिसके पता भी नहीं है कि उसकी प्रॉपर्टी थी, तो फिर मुझे जस्टिफाई नहीं कर सका तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए ये तो बताना पड़ेगा अगर कोई सामने आएगा, तो इसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल आपने बात दुरुस्त कही, और मैं आपके सामने गुजारिश ये करना चाहूंगा कि समिट बैंक का एग्जाम्पल ले लें कि समिट बैंक के बारे में वो खुद कह रहे हैं कि फला कंपनी उसकी शेयर होल्डिंग का रिकॉर्ड उनके पास मौजूद है। ये जो समिट बैंक है ये कोई मामूली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट्स अ कंपनी, इट्स अ बैंकिंग कंपनी जिसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रेगुलेट करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किसी को बैंकिंग लाइसेंस इशू करने से पहले चेक करता है क्या वो टैक्स पेयर था कि नहीं था, उसके खिलाफ कोई कानून शिकनी का रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये इल्जाम तो आप अपने स्टेट बैंक के ऊपर लगा रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, शादी साहब मैं गुजारिश आपसे करना चाहूंगा, ये जो एहतसाब की आड़ में बार बार लोगों को डिफेम करते हैं, मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने और ऐसी शख्सियात के नाम आ चुके हैं जिनकी एडमिटेड बेनामी प्रॉपर्टीज हैं। शहजाद अकबर साहब से, अली जैदी साहब से, इन तमाम वुज़रा से आप इस तरह सवाल पूछे कि वो शख्स जो कि पीटीआई में बड़ा कलीबी किरदार रखता है, जो सब मौजूदा वफाकी हुकूमत की भागदौड़ संभाल के बैठा है, काबीना के इजलास अटेंड करता है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी कुछ कहा है। क्या उसकी बेनामी जायदाद के बारे में कोई कार्रवाई की गई है? आज आपकी नाम तो ले दें, किसकी बात कर रहे हैं?
मेरे हिसाब से जो मैंने इत्तलात मेरे पास है, जहांगीर खान तरीन साहब का जिक्र था। आज आपके इदारे से मुंसलिक अखबार में एक स्टेट बैंक की रिपोर्ट नशर की गई है जिसमें लिखा गया है कि जहांगीर खान तरीन साहब और उनके बेटे ने अपने लोन्स को राइट ऑफ कराया है। तो जरा ये सवाल उठता है कि तहरीक इंसाफ की जो बड़ी नेक, बड़े ईमानदार लोगों की हुकूमत है, ये सवाल तो पूछे स्टेट बैंक से, ये सवाल तो पूछे जहांगीर खान तरीन साहब से कि कैसे आपने राइट ऑफ करा लिया। सारे इल्जामात जो हैं वो अपोजिशन जमातों के ऊपर जब आते हैं ना, तो फिर शुकूक व शुबहात जन्म होते हैं कि एक्चुअल अकाउंटेबिलिटी इज नॉट द आइडिया इज विच हंटिंग, द आइडिया इज टू गेट आफ्टर योर पॉलिटिकल ओपोनेंट्स। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मिर्ज़ा वहाब मौजूद थे। तरीके से का सामना ज़रूर करना पड़ जाता है कि जी आपके अपने जो पार्टी में लोग मौजूद हैं उनके ख़िलाफ़ आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं। अब जो बेनामी जायदादें हैं वो देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब हैं, मेहनत से अपना काम करते हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके नाम पर ये प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। वो बहुत सारे सामने आए हैं। तो अब देखते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टीज़ के हवाले से क्या होता है। वो ये कह रहे हैं कि जरदारी साहब की और बिलावल भुट्टो की वही जायदादें हैं जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जमा कराई हैं इलेक्शन लड़ने से पहले। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। LNG डील का बड़ा चर्चा है। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब गिरफ्तार हैं। आज उन्होंने बजाय इसके कि वो कहते हैं कि रिमांड कम करें, उन्होंने कहा 90 दिन का पूरा रिमांड दे दें। वकील भी मैं अपना ही हूँ। इस डील की तफसीलात क्या हैं, सारे मामला आपके सामने रखेंगे, अपनी तहकीकात आपके सामने रखेंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी नैब की हिरासत में हैं, मगर वो पुरुमीद हैं कि नैब कुछ भी गलत साबित नहीं कर सकेगा। उनके मुताबिक इस केस में कुछ भी नहीं है, इसलिए ना तो उन्होंने कोई वकील किया और ना ही उन्होंने नैब के रिमांड पर एतराज़ किया, बल्कि उन्होंने खुद 90 दिन के रिमांड की दरख्वास्त की। मगर नैब ने अदालत से 14 दिन का रिमांड मांगा। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी को आज अदालत में पेश किया। जज मोहम्मद बशीर ने शाहिद हक़ान अब्बासी से पूछा कि आपके वकील कहाँ हैं, जिस पर उन्होंने जवाब दिया, मैं खुद अपना वकील हूँ। समाअत के दौरान नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी की 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। जवाब में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं नैब के साथ मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ, फिर भी गिरफ्तार किया गया। मुझे पता है कि ये क्यों रिमांड मांग रहे हैं। आप इन्हें पूरे 90 दिन का रिमांड दे दें ताकि नैब को मैं LNG केस समझा दूं, क्योंकि अभी तक नैब को LNG केस समझ में नहीं आया है। जिस पर जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि कानून के मुताबिक एक दफ़ा में 90 दिन का रिमांड नहीं दे सकते। बाद में अदालत ने शाहिद हक़ान अब्बासी का 13 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत से वापसी पर मीडिया से बात करते हुए शाहिद हक़ान अब्बासी ने कहा कि इस केस में कुछ भी नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, हकायक में कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ आज जमहूरियत को दबाने के लिए बनाया जा रहा है और ये बदनसीबी है कि जो काम अमलियत करनी थी आज जमहूरियत कर रही है। तो ये बुज़दिल वज़ीर आज़म इमरान खान है, इसको समझ आ जाएगी। ये बताया जा रहा है कि नैब ने कोई वादा माफ गवाह या इतराफ़ क्यों वादा माफ गवाहों पे केस नहीं बनते मेरे भाई। शाहिद हक़ान अब्बासी पर उम्मीद है कि नैब कुछ साबित नहीं कर सकेगा। साथ ही आज LNG केस से जुड़े साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त की, क्योंकि चेयरमैन नैब उनकी गिरफ्तारी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर चुके हैं और गुज़िश्ता रोज़ नैब ने मिफ्ता इस्माइल के घर और फैक्ट्री पर छापा मारा। मिफ्ता इस्माइल ने अदालत से दरख्वास्त की कि नैब के वारंट गिरफ्तारी गैर कानूनी है और नैब हुक्काम हिरासा कर रहे हैं। अदालत ज़मानत दे, नैब के सामने पेश होने को तैयार हो। सिंध हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त 25 जुलाई तक मंजूर कर ली। सिंध हाई कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नैब ने जब भी बुलाया पेश हुआ हूँ। मुझे गुज़िश्ता रोज़ 3 बजे के बाद नोटिस मिला था। क्या जवाब क्या जवाब मतलब चलिए आप नैब कार्रवाई पे क्या करते हैं, नैब कार्रवाई भी क्या कहेंगे आप? मैं समझता हूँ कि कोई ज़रूरत नहीं थी हमको। अगर जब भी बुलाते थे मैं हमेशा गया हूँ उनके पास जाने के लिए। अब मैं जज साहब के पास जाऊँगा और अपनी दरख्वास्त इनको दूंगा। जो जज साहब का फैसला कल आपको बुलाया गया था, आप नहीं गए? कल आपको बुलाया गया था नोटिस पर? नहीं, आप नहीं गए। मुझे नोटिस जो है वो 3 बजे के बाद मौसूल हुआ, सुबह 10 बजे का नोटिस। और ये मतलब नोटिस टाइम के हैं जी 6 घंटे बाद। अच्छा, हक़ान अब्बासी साहब की गिरफ्तारी पे क्या कहेंगे, वो क्या है? हक़ान अब्बासी से ज़्यादा मुखलिस, अच्छा और ईमानदार और शरीफ आदमी इस मुल्क को कभी बहुत कम मिलेगा। ये मुल्क के नसीब थे कि इतना अच्छा आदमी था। थैंक यू। मामला अदालत में है, ये बात वाज़ेह हो कि नैब ने अभी तक मिफ्ता इस्माइल और शाहिद हक़ान अब्बासी पर 1 रुपए की भी
करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगाया है। मामला अदालतों में है, अदालतें फैसले करेंगी, मगर हम LNG के पूरे मामले का जायज़ा लेते हैं क्योंकि संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं और ये कहा गया है कि कतर से मुआहदे में बेज़ाब्तियाँ हुई, LNG टर्मिनल लगाने में बेज़ाब्तियाँ हुई, अरबों रुपए की करप्शन की गई है, महंगा रेट तय किया गया है, फिर कहा गया कि LNG टर्मिनल का ठेका महंगे दामों दिया गया। हुकूमत इस कंपनी को $2,72,000 रोज़ाना मुआवजा देने की पाबंद है, चाहे वो टर्मिनल इस्तेमाल करे या ना करे। इन इल्ज़ामात का जायज़ा लेते हैं, हमने तहकीक की है, वो आपके सामने रखते हैं। इसके लिए ये LNG की ज़रूरत और फिर LNG मुआहदे और LNG टर्मिनल के सिस्टम का जानना ज़रूरी है। हमने इस हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन से भी तफसील से बात की है, उन लोगों से बात की जो गैस के शोबे से वाबस्ता हैं। इस हवाले से कुछ हक़ाइक़ जमा किए हैं। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, अगर आपने गैस दरामद करनी है तो इसलिए ज़रूरी है कि गैस को लिक्विड यानी माया शक्ल में मुंतकिल किया जाए। गैस बैरून मुल्क से बहरी जहाज़ से आएगी तो वो माया शक्ल में होगी, फिर जब LNG आ जाएगी तो फिर उसे दोबारा से माया से गैस की शक्ल में तब्दील किया जाता है और इस तब्दीली के लिए बाकायदा प्लांट की ज़रूरत होती है जिसे RLNG कहा जाता है। साथ ही एक स्टोरेज की भी ज़रूरत होती है क्योंकि बहरी जहाज़ से आने वाली गैस को स्टोर करना ज़रूरी होता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब तक लिक्विड से गैस में मुंतकिल नहीं होगी बहरी जहाज़ वहीं खड़ा रहेगा, इसलिए स्टोरेज ज़रूरी है। फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट के ज़रिए लिक्विड गैस को स्टोर किया जाता है, इसलिए LNG टर्मिनल के लिए स्टोरेज यूनिट और रीगैसिफाइंग प्लांट ज़रूरी है। ये तो है LNG टर्मिनल से मुतालिक मालूमात। अब बात करेंगे कि पाकिस्तान LNG पर क्यों गया। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, तकरीबन 8 साल पहले की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। मुल्क में तवानाई का बहरान था, कई घंटों की लोड शेडिंग होती थी, बिजली ना होने की वजह से कारखाने बंद हो रहे थे, सनतकार परेशान थे, साथ ही मुल्क में गैस की किल्लत की शिकायत भी सामने आ रही थी। सर्दियों में घरेलू सार्फिन को गैस की फराहमी यकीनी बनाई जाती तो सनतों को गैस की फराहमी रोक दी जाती, कई माह तक सनतें बंद रहती, गैस के ज़खायर कम पड़ने लगे थे, मईशत बैठी हुई थी। इसलिए हुकूमत ने गैस की दरामद पर गौर किया क्योंकि गैस से बिजली की पैदावार भी मुमकिन है, सस्ती बिजली, साथ ही मकामी ज़रूरत भी पूरी होती और सनतों की ज़रूरत को भी पूरा कर दिया जाता। इसलिए गैस के साथ साथ बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए गैस की दरामद का फैसला किया गया। गैस की दरामद के लिए ज़रूरी था कि पाकिस्तान के पास LNG टर्मिनल हो जहां गैस स्टोर हो और लिक्विड से दोबारा गैस में मुंतकिल हो, फिर पूरे मुल्क में उसको ट्रांसफ़र किया जाए। इसलिए हुकूमत ने LNG टर्मिनल के लिए बिड करने का ऐलान किया और ठेका एंग्रो कंपनी को दे दिया। अब अहम बात यह है कि इस ठेके के लिए पेपरा रूल्स का ख्याल रखा गया, बल्कि इस ठेके की निगरानी आलमी इदारे QED ने खुद की और इस कंपनी को निगरानी का काम हुकूमत ने नहीं USAID ने दिया और इस कंपनी का इंतखाब 2012 में यानी नून लीग की हुकूमत आने से पहले ही कर दिया गया। इस कंपनी ने बिडिंग के अमल की निगरानी की और कोई एतराज़ नहीं उठाया, यानी एंग्रो को LNG का ठेका देने में कोई बदयांती सामने नहीं आई। फिर एंग्रो कंपनी से मुआहदे की मंजूरी सुई सदन गैस कंपनी के बोर्ड ने और उसके बाद ECC ने दी। सुई सदन गैस कंपनी के उस वक्त MD मिफ्ता इस्माइल थे, इसलिए नैब उनके खिलाफ तहकीकात कर रहा है। वो बोर्ड में मौजूद थे, बोर्ड में 12 दीगर अरकान भी थे। बहरहाल एंग्रो को ठेका देने के लिए तमाम ज़रूरतों का ख्याल रखा गया। मुल्क में तवानाई का बहरान था, इसलिए हुकूमत ने एंग्रो को मनसूबा मुकम्मल करने के लिए बहुत कम वक्त दिया। इसलिए भी मनसूबे की मालियत बढ़ी क्योंकि तेज़ी से काम मुकम्मल करना था और पहली दफ़ा सेटअप लगाया जा रहा था। इसीलिए LNG के टर्मिनल के क़याम का काम शुरू हुआ। अब सवाल उठा कि LNG मंगवाई कहाँ से जाए। इस सिलसिले में हुकूमत ने कतर से रब्ता किया क्योंकि कतर दुनिया में गैस का बड़ा सप्लायर है। पाकिस्तान ने कतर से बातचीत की तो कतर ने पाकिस्तान को ब्रिटिश ऑयल की फी यूनिट कीमत का 13.8% का रेट दिया और मुआहदा 15 साल के लिए किया गया। साथ ही हुकूमत ने 2 छोटी कंपनियों से भी 5-5 साल के मुआहदे किए। शेल कंपनी ने 13.75% और दूसरी कंपनी ने गुनवर ने हैरानकुन तौर पर 13.37% का रेट दे दिया। उसके बाद पाकिस्तान दोबारा कतर के पास गया और उसे रूसी कंपनी के रेट का बताया, जिसके बाद कतर की रूसी कंपनी के निर्ख पर LNG देने को कतर तैयार हो गया, जिससे पाकिस्तान को करोड़ डॉलर का फ़ायदा हुआ। मगर कतर ने मुआहदे को खुफिया रखने की शर्त रखी। ऐसा हुकूमतों में होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि कतर LNG का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, इसलिए कतर को डर था कि दीगर ममालिक भी यही रेट तलब करेंगे, इसलिए ये मुआहदा खुफिया रखा गया। तहरीक इंसाफ नून लीग से मुआहदा सामने लाने का मुतालबा करती रही और फिर जब खुद तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई तो मुआहदा सामने नहीं लाई, क्योंकि ऐसा हुकूमती मुआहदों में होता है। खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी चीन से मुआहदों के बारे में यही कहा कि चीनी हुकूमत ने कुछ बातों को खुफिया रखने का कहा है। अब हुकूमत मज़ीद भी कतर के साथ डील करने जा रही है, मज़ीद गैस खरीदने के लिए डील करने जा रही है।
ये मामला था कतर से डील का। कतर से LNG आने लगी, कराची में कायम LNG प्लांट में गैस की शक्ल में मुंतकिल होने लगी। अब बात करते हैं कि LNG ने हम पर क्या फ़र्क डाला। दुनिया भर में तवानाई की ज़रूरत पूरी करने के लिए सस्ते और माहौल दोस्त ज़राए का इस्तेमाल किया जाता है और उसमें सबसे बेहतर गैस है, क्योंकि गैस फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती भी है और माहौल दोस्त भी है। फी यूनिट गैस सस्ती भी पड़ती है और ये मौसर भी होती है। जैसा कि फर्नेस ऑयल की एफिशिएंसी 42% होती है, यानी 42% तवानाई पैदा हो जाती है और फिर 58% ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल की एफिशिएंसी सिर्फ 28 से 30% है, यानी कि प्लांट्स पुराने हैं, 28 से 30% की एफिशिएंसी पर ऑपरेट करते हैं। इसके मुकाबले में गैस की एफिशिएंसी, LNG के प्लांट्स की एफिशिएंसी दुनिया भर में 60% है। गैस फर्नेस ऑयल के मुकाबले में सस्ती भी होती है। इस हवाले से अहम बात यह है कि गुज़िश्ता दौर हुकूमत में जो LNG प्लांट्स लगाए गए उनकी एफिशिएंसी 61% तक है, यानी फर्नेस ऑयल के मुकाबले में गैस से बिजली की तैयारी ना सिर्फ सस्ती है बल्कि मौसर भी है। और एक अंदाजे के मुताबिक हुकूमत ने LNG से बिजली तैयार करके $5 अरब की बचत की। ये बिजली सस्ती भी होती है, माहौल दोस्त भी होती है। यही वजह है कि पाकिस्तान में फर्नेस ऑयल के बजाय अब LNG से बिजली तैयार हो रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत खुद कतर से मजीद LNG का मुआहदे करने की तैयारी कर रही है। कंपनियों को भी महंगी ही सही मगर गैस मिल रही है, इसलिए LNG बहुत ज़रूरी है। अब बात करेंगे कि LNG टर्मिनल पर उठने वाले एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त है। ये एतराज़ गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में किए गए मुआहदे के तहत हुकूमत को $2,72,000 रोज़ाना एग्रो का जो टर्मिनल है उसको देना होंगे, चाहे गैस ली जाए या ना ली जाए। इसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, यानी हुकूमत कंपनी को ये यकीन दहानी कराती है कि वो प्लांट लगाए, हुकूमत उससे गैस लेगी और अगर वो नहीं भी लेगी तो भी अदायगी करनी पड़ेगी। इस तरह के प्रोजेक्ट्स में रिस्क ज़्यादा होता है, इसलिए हुकूमत को ये यकीन दहानी करानी पड़ती है, ये सहूलत देनी पड़ती है। ये मामूल की बात है, दुनिया भर में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में जो एनर्जी के दूसरे प्लांट्स लगे हैं उन सब में ये होता है कि अगर हुकूमत नहीं खरीदेगी तो भी कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे। फिर सवाल ये उठाया जा रहा है कि पाकिस्तान गैस ना भी ले तो भी अदायगी करेगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स में यही होता है जैसा कि हम बयान कर रहे हैं, मगर इस वक्त इस एतराज़ में वैसे भी वजन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो LNG का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हुआ है तो वो टर्मिनल पहले ही 95% कैपेसिटी पर चल रहा है, उससे 95% गैस ली जाती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान गैस तो ले नहीं रहा मगर मुसलसल टर्मिनल को अदायगी कर रहा है, वो टर्मिनल अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पर तकरीबन ऑपरेट कर रहा है। दूसरी बात यह है, ये एतराज़ किया जा रहा है कि एंग्रो को $2,72,000 की अदायगी क्यों की जा रही है। ये रेट पहले पाकिस्तान के लिए था, जब गैस का इस्तेमाल बढ़ गया तो दूसरे साल से पाकिस्तान $2,28,000 रोज़ाना की अदायगी कर रहा है, अब $2,72,000 नहीं कर रहा है। इसके अलावा ये दावा भी किया जा रहा है कि एंग्रो कंपनी को 15 साल में $15 अरब का फ़ायदा होगा और ये सिंपली $2,72,000 रोज़ाना को पहले 365 से मल्टीप्लाई करें और फिर उसके बाद 15 से मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये नंबर आ जाता है और ये कहा जा रहा है कि $1.5 अरब का फ़ायदा होगा। इस हवाले से एंग्रो कंपनी का दावा है कि इस मंसूबे से उसे कुल $1.5 अरब का रेवेन्यू ज़रूर मिलेगा, मगर इसमें ऐसा नहीं है कि वो सारा का सारा मुनाफा ही होगा। इसमें मुख्तलिफ जो एवेन्यूज़ हैं उसमें उनके पैसे खर्च भी होंगे। $45 करोड़ उनके मुताबिक हुकूमत को दे दिए जाएंगे, जबकि स्टोरेज यूनिट की लीज़ की मद में $75 करोड़ उनको देने होंगे। इसके अलावा दीगर अखराजात के लिए $13 करोड़ लगेंगे, यानी कंपनी ने टर्मिनल लगा लिया है, मगर जब वो पोर्ट कासिम को इस्तेमाल करते हैं, दूसरे टैक्स देते हैं, उसमें हुकूमत को तकरीबन $45 करोड़ चले जाएंगे। फिर जो स्टोरेज यूनिट इस वक्त लगा हुआ है उसकी मद में $75 करोड़ देने पड़ते हैं। इसके अलावा अखराजात में $13 करोड़ लगेंगे। इसके बाद कंपनी को जो 15 साल में मुनाफा है वो $1.5 अरब नहीं होगा। साथ ये बताना भी ज़रूरी है कि एंग्रो से किए गए मुआहदे के तहत अगर टर्मिनल ठीक से काम नहीं करेगा तो मतलूबा क्वालिटी की गैस अगर वो नहीं फराहम करेगा तो कंपनी हुकूमत को $3,42,000 रोज़ाना अदा करेगी, यानी कंपनी पर रोज़ाना का जुर्माना होगा। और जो $2,72,000 हुकूमत ने कंपनी को देने हैं वो भी उस दिन नहीं दिए जाएंगे और हुकूमत को खुद कंपनी जुर्माना तकरीबन $3.5 लाख रोज़ाना की बुनियाद पर अदा करेगी अगर वो अपनी कमिटमेंट गैस सप्लाई करने की पूरी नहीं करेगी। फिर अगर LNG मंसूबा इतना ही ख़राब है तो फिर LNG का दूसरा टर्मिनल क्यों लगाया जा रहा है, ये सवाल भी पैदा होता है। तीसरे टर्मिनल की अब तैयारी क्यों की जा रही है, ये सवाल भी पैदा होता है। एतराज़ एंग्रो से किए गए मुआहदे पर उठाया जा रहा है, मगर दूसरे टर्मिनल का ठेका किसी और कंपनी ने लिया है, एंग्रो ने नहीं लिया। अगर एंग्रो को इतना मुनाफा हो रहा था तो उसने दूसरे टर्मिनल का ठेका क्यों नहीं लिया। दूसरे टर्मिनल का ठेका लेने वाली कंपनी को हुकूमत रोज़ाना $2,45,000 की अदायगी करेगी कैपेसिटी चार्जेस में, मगर एतराज़ सिर्फ पहले मुआहदे पर उठाया जा रहा है। अब ये बात भी अहम है कि यह एतराज़ उठाया जा रहा है कि एंग्रो से मुआहदे रुपए में क्यों नहीं किया गया। ये तो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में टर्मिनल लगा है तो रुपए में होना चाहिए था, डॉलर में क्यों किया गया।
अव्वलन तो तेल, गैस और बिजली के मुआहदे होते ही डॉलर्स में हैं। बिजली के कारखानों को भी हुकूमत डॉलर्स में अदा करती है, डॉलर्स में उनके रेट होते हैं। इस मामले में भी एंग्रो कंपनी ने इस मंसूबे के लिए गैर मुल्की बैंकों से कर्जा लिया है और ये कर्जा भी डॉलर्स में लिया हुआ है। कंपनियों को अदायगी भी वो डॉलर्स में करती है, तो इसलिए ये मुआहदा भी डॉलर्स में किया गया है। इसके अलावा LNG टर्मिनल से मिलने वाली गैस इब्तिदा में $1.24 फी MMBTU में पड़ रही थी, मगर अब ये 44 सेंट की मिल रही है। बहुत सस्ती पड़ रही है क्योंकि इस वक्त गैस बहुत ज़्यादा पाकिस्तान उस टर्मिनल को इस्तेमाल कर रहा है, LNG के नए मुआहदे भी कर रहा है, नए टर्मिनल भी लगा रहा है, तो पाकिस्तान को इस वक्त 44 सेंट की पड़ रही है। जबकि भारत में ये फ़ी यूनिट $1 और सिंगापुर में भी $1 की है, जबकि पाकिस्तान में 44 सेंट की पड़ रही है। फिर भी एतराज़ उठाया जा रहा है और कार्रवाई की जा रही है और इस वक्त जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उन्हें गिरफ़्तार किया हुआ है। जो वज़ीर ख़जाना हैं उनकी गिरफ़्तारी के लिए कल छापे मारे जा रहे थे, आज उन्होंने ज़मानत ली है। हालांकि अभी तक ना कोई ₹1 की करप्शन की बात की गई है। जो LNG के फ़ायदे हैं वो पाकिस्तान ज़रूर उसको पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है और ये हुकूमत ख़ुद भी अब मज़ीद मुआहदे करने जा रही है। LNG प्लांट की जो तफसीलात है वो भी हमने आपको बता दी। $2,72,000 को बार बार ये कह के कोट किया जा रहा है, उसमें ये नहीं बताया जा रहा कि वो कंपनी के जो अपने खर्चे हैं, जो कंपनी उसी में से टैक्स अदा करेगी, जो कंपनी रीगैसिफिकेशन प्लांट के लिए जो सारी के सारे पैसे अदा करेगी वो भी उसी में शामिल है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आपसे पीर के दिन मुलाकात होगी। रात में अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।